जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग पवन सीरीज में जो गणित के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं उनको आज हम पूरी तरह से एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बहुविकल्पीय में भी वो अति लघु में भी आपके लिए मददगार होंगे। और अति लघु इसके बाद हम करवाएंगे, उसके लिए नहीं परेशान होना है। लेकिन आज पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरी तरह से कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया ऋण पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया ऋण पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले आप ऋण पूर्णांक के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो उसमें क्या बताया गया था आपको, उसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें बताया गया था कि जैसे अगर शून्य लेते हैं और अगर राइट साइड जाएंगे तो 1 2 3 ये धन में संख्याएं ली जाती हैं, 4 5 ऐसे करते चले जाइए। और अगर बाएं साइड जाएंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऐसे संख्याएं ली जाती हैं, ऋण 5 आगे जहाँ तक गिनते चले जाएं। तो ये समस्त संख्याएं क्या होती हैं, समस्त संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो इसमें देखिए पूर्णांक के लिए जो संख्या ली गई है और कौन सी है ये बताना है। तो देखिए, जीरो को ऋण वाली संख्या के लिए नहीं माना जाएगा। यहाँ पर बा वाला जो विकल्प दिख रहा है यही सही होगा, क्योंकि ऋण पूर्णांक पूछा गया, सिर्फ पूर्णांक बोला गया होता है। सिर्फ पूर्णांक में आपका दोनों आ जाता है, जैसे जीरो भी आता है और ऋण 5 भी आता है। लेकिन यहाँ पर ऋण पूर्णांक बोला गया, इस वजह से ऋण 5 आप लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 9 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक मतलब इनका लासा निकालना है। तो लासा आप आसानी से जिस तरीके से भी निकाल पाएँ, यहाँ कोई विधि कौन सी लगानी है इससे नहीं मतलब है। लासा निकालने के लिए जो भी नियम आप जानते हैं वही तुरंत आप अप्लाई कर देंगे। जैसे देख लीजिए, इसको हम भाग विधि, इसको भाग विधि कहा जाता है जिससे हम करने चल रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, छोटी संख्या से भाग करते हैं, 2 छंग 12 2 9 18। इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी उससे पहले किया करिए, ये 9 है। यहाँ देखिए इसके बाद अब 2 से फिर से अगर भाग जा रहा है तो करते हैं, ये चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं। लासा निकालना तो आपको आता ही होगा, इस वजह से इसमें ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं हम। यहाँ पर सीधे हम इसका उत्तर बताने वाले थे, लेकिन फिर भी लासा निकाल के दिखा रहे हैं। ये भाग विधि से निकालना होता है। लासा निकालने की जो विधि है इसको क्या कहते हैं, भाग विधि। तो यहाँ देखिए जो संख्याएं यहाँ मिल रही हैं इन्हीं का गुणा कर लिया जाता है। 3 त्रिक्का 9 चौक 36 हो जाएगा। इसका जो सही विकल्प होगा, इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, 36 होगा। तो इसमें बा वाला विकल्प इसमें भी सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ इसमें आपसे क्या पूछा गया, जो संख्याएं दी गई हैं, चारों विकल्प दिए गए हैं, इसमें बताना कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ 22/12 P/Q के रूप में परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि देखिए 0.78 है, तो इसको हम 78/100 लिख सकते हैं ना। तो इस वजह से ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। दा वाला देखिए, दा वाले में 5/√36 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 या 3.14 परिमेय संख्या में लिया जाता है, लेकिन पाई क्या है, वो अपरिमेय संख्या में लिया जाएगा। और ये हमेशा लिया जाता है क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसको आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 9.5 की घात 2, मतलब इसका वर्ग कर दीजिएगा 2 बार, मतलब गुणा कर देना। 9.5 और 9.5 का जो गुणा करेंगे, देखिए 5 25 5 9 45 2 47 हो जाता है। और जैसे गुणा करते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर मान लीजिए दशमलव गुणा आपको नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए, जैसे गुणा करते हैं पहले वैसे करिएगा। जैसे 5 से हमने इन दोनों में किया, फिर 9 से, 9 5 45, और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जगह कम पड़ेगी, यहाँ लिखते हैं। ठीक, देखिए अब फिर आगे, जैसे 9 5 45, 4 बचेगा, 9 9 81, 4 81 4 85 हम लिख लेते हैं। देखिए 5 और 7 5 12, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, और 9 1 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए दशमलव 2 अंक पे लगेगा, पीछे से 2 अंक, क्यों, क्योंकि इसमें भी 1 अंक, इसमें भी 1 अंक पे दशमलव है, तो इस वजह से पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो आप देखिए 90.25 जो कि आपके इस विकल्प में दिख रहा है। बाकी आप देख रहे हैं सब में अलग अलग है, तो यही वाला उत्तर सही होगा, इसमें कुछ नहीं करना था। इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल 40 और 50, 40 से 50, जैसे वर्ग दिया गया 40 से 50 का मध्य बिंदु इसमें से बताना है। तो क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको जैसे आपने पढ़ा होगा बारंबारता, या फिर जैसे आपने ये देखा होगा कि माध्यिका निकालना हुआ, समांतर माध्य निकालना हुआ, तो वर्ग अंतराल दिए गए होते, ठीक है ना। तो यहाँ वर्ग अंतराल मध्य बिंदु कब निकाला जाता है, जब आपको समांतर माध्य निकालना होता है। जैसे 40 से 50 दिया गया, ठीक, तो क्या करना है, 40 धन 50 करके 2 से भाग, तो क्या हो जाता है 90/2 आ जाएगा, इसमें 45, ठीक है ना। मध्य बिंदु कौन सा होगा, इसमें 45 हो जाएगा।
इसके बाद देखिए सबसे छोटा पूर्णांक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक जो विकल्प में दिया गया वो बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 है, ऋण 1 है, 0 है, तो आप संख्या रेखा पढ़े हैं, अभी हमने बताया जैसे 0 है, इधर 1 है, इधर ऋण 1, ठीक। तो जो भी बाएं साइड होगा, लेफ्ट साइड जो होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा। जैसे -1 सबसे छोटा, उससे बड़ा 0 है, फिर उससे बड़ा 1 है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सा वाला होगा, ये आपका -1 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न दिया गया उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा परिमाप क्या होता है, जैसे समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं। समबाहु त्रिभुज पहले समझ जाइए क्या है। मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, ठीक, और अगर इस त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों तब इसे क्या कहा जाएगा, समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। अब देखिए अगर इन तीनों भुजाओं का जोड़, देखिए परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। जैसे ये और ये तीनों जोड़ लेते हैं, तीनों भुजाएं जैसे बराबर हो, मान लीजिए x x हम मान लेते हैं, ठीक, तीनों भुजा बराबर है। अब इनको तीनों को जोड़िए तो बराबर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए परिमाप कितना दिया गया, परिमाप 3 दिया गया, ठीक। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3, और x बराबर कितना आ जाता है, 3/3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब जैसे अगर आप पहले से इस चीज़ को जानते हैं तब तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसमें परिमाप 3 दिया गया, तो भुजा भी क्या मिलेगी आपको, 3 ही मिलेगी। डायरेक्ट लगाया जाता है 3 गुणे भुजा, परिमाप का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का 3 गुणे भुजा। लेकिन जैसे सूत्र आपको नहीं याद है तो हमने बता दिया कि त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो देखिए मान लेते हैं तीनों x है, तो तीनों को जोड़ने पर 3 आना चाहिए, क्योंकि परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो देखिए 3x बराबर 3 और x बराबर कितना आ जाएगा, 1, मतलब प्रत्येक भुजा कितने मीटर की है, 1 मीटर की है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं आपको सूत्र बताता हूँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, ये होता है सूत्र आप ध्यान रखिएगा, 3/4 √3/4 भुजा की घात 2, ठीक, √3/4 भुजा की घात 2। तो यहाँ भुजा कितनी आई है, 1 आई है, तो 1 की घात 2 करेंगे 1 आ जाएगा, तो √3/4 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब जैसे जिनको आता है वो आसानी से इसको बिना हल किए, मतलब ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, जिनको आता है उसको देख करके जान लेते यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा, √3/4। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ देखिए √3/4 दो जगह दिया गया, तो यहाँ अगर ये मीटर में है तो ये भुजा की माप भी मीटर में मिलेगी, और इस वजह से ये उत्तर भी मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियों से ही क्या होता है, नंबर कट जाता है। तो यहाँ जैसे जो इतना लंबा प्रोसेस किया गया, जिनको नहीं आता उनके लिए तो है, बाकी जिनको आता रहता है ये सब मन में कर लेते हैं, इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन फिलहाल जिनको नहीं आएगा उनके लिए तो बड़ी चीज़ है ही है। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं हम। यहाँ आपको पूछा गया है आपसे कि इसमें से अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या भी संख्याएं होती है जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। तो यहाँ देखिए ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 8, 2 और 4, इसमें 4 और 8 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 और 8 देखिए 2 से भी कटते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 11, 2, 3 ये तीनों अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, इस वजह से बा वाला सही होगा। इसमें देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्या जो खुद से कटे या फिर सिर्फ 1 से कटे। लेकिन यहाँ देखिए 6, 2 से भी, 3 से भी, 1 से भी, खुद से भी, 4 संख्याओं से कटती है, कटने वाली संख्या है। यहाँ देखिए 9 जो है 3 से, 1 से, खुद से। यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें भी 2 को छोड़ करके अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत उनको नहीं रखा जा सकता। तो लेकिन ये जो है जो आपका ये विकल्प है बिल्कुल सही होगा, बा वाला। इसमें देखिए परिमेय संख्या ऋण 3/4 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। योगात्मक प्रतिलोम कभी भी पूछे आपसे, इसे ऋण 3/4 है तो योगात्मक प्रतिलोम धन 3/4 हो जाएगा। अगर ऋण 3/4 रहेगा तो धन हो जाएगा, धन रहेगा तो ऋण हो जाएगा, ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, ऋण 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है ऋण 4/3, मतलब उल्टा कर दीजिएगा, इसका उल्टा। गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा कर देना है और योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें विकल्प आपका जैसे 3/4 और ऋण 4/3 ये वाला सही होगा, बा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा इसके लिए। और अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे अब। यहाँ 10वां प्रश्न, ये उस सीरीज में जितने क्वेश्चन पूछे गए सबको हम बताएंगे, परेशान नहीं होना। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। रेखीय समीकरण वे समीकरण होते हैं जो नहीं है पूछा गया। इसमें पूछा गया रेखीय समीकरण नहीं है। जो इसमें क्लासेज हमने करवा रखी हैं उसमें हर एक चैप्टर को अच्छे से करवाया है, जो भी मतलब क्लास चली है उनमें से। तो इसमें देखिए
रेखीय समीकरण की जो व्याख्या होती है, रेखीय समीकरण होता क्या है, वह समीकरण जिसकी घात एक होती है उसी को क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए इसकी घात भी एक है, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, लेकिन यहाँ देखिए इसकी घात दो है, तो इस वजह से ये रेखीय समीकरण नहीं होगा। इस वजह से विकल्प प्रश्न के हिसाब से यही उत्तर आपका सही होगा, सा वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा, इसने पूछा कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। तो जब ये तीनों रेखीय समीकरण है तो चौथा वाला जो हमने विकल्प लगाया, ये वाला सा वाला, ये रेखीय समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को क्या कहा जाता है, स्थान की माप को कहते हैं आयतन। जैसे कोई वस्तु कितनी जगह ले रही है वो उसका आयतन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए इसके बाद दिया गया ऋण एक और एक के बीच में कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, तो अनंत। कोई भी दो संख्या दी जाए उसके बीच में कितनी, कोई भी दो संख्या दी जाए पूछी जाए उसके बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है, अनंत। कोई भी दो संख्या दी जाए उसके बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती है। ठीक, तो इसमें यही विकल्प सही होगा। इसके बाद देखिए एक वर्ग का परिमाप 4 है तो इसका क्षेत्रफल जैसे भी त्रिभुज वाला था वैसे, लेकिन इसमें सूत्र 4 गुणे भुजा, उसमें 3 गुणे भुजा। परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का लिख दे रहे हैं, वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, यहाँ दिया गया 4 मीटर, तो इसका सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा बराबर 4 मीटर दिया गया। तो देखिए कितना आ जाएगा, भुजा का मान जो आएगा, भुजा बराबर 4/4, यहाँ आ जाएगा 1 मीटर। तो इसमें जो भुजा की माप आई है वो 1 मीटर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा की घात 2, आपने सूत्र पढ़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2, तो यहाँ 1 की घात 2 करेंगे कितना आ जाए, 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ जो मात्रक रहेगा वही मात्रक यहाँ भी, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो उत्तर आया है वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। इसमें विकल्प कौन सा सही होगा, इसमें विकल्प आपका आ वाला सही होगा, ये 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका किसके बराबर होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र आपको पता होगा, ये उसी का सूत्र है, इसलिए बा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ बोला गया कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, तो अभी आप देखिए पीछे हमने बताया रैखिक समीकरण होते क्या है। यहाँ देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, लेकिन यहाँ ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे, ये इसकी घात 1 नहीं है, और उसको मैं करके बताता हूँ। देखिए जैसे ये समीकरण आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है x + 1/x = 7। तब देखिए इसको चेंज करिए, x² + 1/x = 7 हो जाएगा। x² + 1 कितना हो जाएगा, 7x। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो यही वाला होगा, क्योंकि ये रेखीय समीकरण नहीं है ना, क्योंकि देखिए यहाँ 2 घात वाला समीकरण मिल गया, इस वजह से रेखीय समीकरण नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। तो आप ध्यान दीजिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें सा वाला विकल्प सही होगा। अगर तीनों, एक मिनट यहाँ पर एक विकल्प और ध्यान दीजिए, हम लोग जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। यहाँ दिखा गया त्रिभुज संभव नहीं है, तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें देखिए अलग अलग भुजाएं दी गई 3, 5, 8, तो हमेशा 2 भुजाओं का जोड़ किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज तभी संभव है जब 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो यहाँ देखिए 3 धन 5 है, क्या आ जाएगा 8, तो 2 भुजा जोड़ रहे हैं, तीसरी भुजा बराबर आ जा रहा है, तीसरी भुजा 8 है, दोनों बराबर आ जा रहा है, इस वजह से ये त्रिभुज संभव नहीं है। इसमें देखिए ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं, दा वाला विकल्प इसका सही होगा। अगर तीनों अलग अलग हैं लेकिन त्रिभुज बनाना संभव है तो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोला गया, यहाँ जैसे संभव ही नहीं है क्योंकि 5, 3, 8 हो रहा है ना, हमेशा किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से ये विकल्प जो है दा वाला इसमें सही होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक, इसमें देखिए इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 2 है, क्योंकि 0 जो है पूर्णांक में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन प्राकृतिक में नहीं आता। √2 अपरमेय संख्या है, तो और 3.5 जो है ये परमेय संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या पूछा गया, इस वजह से पहला विकल्प जो होगा वो सही होगा। इसके बाद देखिए इसमें पूछा गया परमेय संख्या नहीं है, तो इसमें यही सही होगा। अभी पीछे जैसे क्वेश्चन बताया गया बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। पाई जो है अपरमेय संख्या होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें सर्वसंख्या पूछा गया। सर्वसंख्या के बारे में विस्तृत रूप से हमने बता दिया है कि सर्वसंख्या में किसी भी मान के लिए जो भी वेरिएबल होगा उसमें कोई भी मान रखेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, मतलब LHS में RHS में, दोनों मान हमेशा बराबर आएगा। अब जैसे ये वाला आप देख रहे हैं ये सर्वसंख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो मान लीजिए 5 आ जाएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो 5 नहीं आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 3, 7 आ जाएगा, जबकि
RHS में 5 दिया गया। ऐसे इसमें भी देखेंगे तो आपको अलग अलग मान मिलेगा, इसमें देखेंगे तब भी, लेकिन बा वाला जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसका अलग से हमने चैप्टर करवा रखा है, उसको आप जा करके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनको देख लीजिएगा, बाकी जो है ज़रूरत पड़ेगी तो करवा दिया जाएगा। लगभग आगे के सारे चैप्टर करवा दिए गए। देखिए 3 की पावर x+2 है और इक्वल्स टू 81 दिया गया, तो 3 की पावर x+2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 3 की पावर इसको 4 लिखा जा सकता है। आपका काम ये है कि जितना आधार यहाँ है यहाँ पर भी उतना आधार बनाइएगा। यहाँ दोनों का आधार बराबर हो गया तो क्या लिख सकते हैं, अब घात को आप बराबर लिख सकते हैं। ठीक, जब आधार बराबर होगा तो घातों की तुलना करने पर आप लिख सकते हैं x-2 किसके बराबर होगा, 4 के। यहाँ देखिएगा 81 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात 4, क्योंकि 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81। ठीक, अब देखिए आधार दोनों में 3 आ गया, तो इस वजह से आपको अगर घात बतानी है तो घात दोनों बराबर लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4-2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें आ वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर यहाँ पूछा गया इसके समतुल्य कौन सी संख्या है। समतुल्य आप समझ रहे होंगे कि जिसका मान इसके मान के बराबर हो। तो आप देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3×8 = 24, 3 एकम 3, 3×5 = 15, कितना आ रहा है, ऋण 8 क्योंकि यहाँ ऋण भी तो है, ऋण 8/15, कौन सा विकल्प सही होगा, बा वाला सही होगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ x की वैल्यू बतानी है तो इसको देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया, x/4 और +10 इक्वल्स टू क्या होगा, -4। तो x/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10 -4। x/4 इक्वल्स टू क्या आ जाता है, -14, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -14 × 4। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है x की वो क्या मिल जाएगी, 56। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, -56। इसको ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से इसको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इधर धन में तो उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा, तो ऋण 10 और ऋण 4 कितना हो जाएगा, दोनों ऋण में होने पर हमने बता रखा है ऋण 14 हो जाएगा। अब ये 4 बट्टे के रूप में है, इधर जाके गुणा के रूप में हो जाएगा, 14 चौके 56, वो भी ऋण में। तो इसमें आ वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए यहाँ क्या दिया गया, ऋण 16 मीटर दिया गया वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये वाला मिटा दे रहे हैं, यहाँ ये वाला हम मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या दिया गया, आपको बताना है यहाँ पर, जैसे दिया गया है वर्ग की भुजा, भुजा की माप पहले लिख लेते हैं। भुजा कितनी दी गई, 1.6 मीटर। ठीक, अब देखिए क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1.6 की घात 2। तो 16 में कितना होता है, 256। 16 का 16 से गुणा कर दीजिए, मतलब 1.6 का 1.6 करना है, लेकिन डेसिमल लगा देना भाई, मतलब 16 × 16 करके डेसिमल का ध्यान देना है। 256 तो दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक पे लग जाएगा, तो मीटर स्क्वायर, 2.56 मीटर स्क्वायर। ये बा वाला विकल्प एकदम सही होगा। इसके बाद देखिए इसमें से सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या एक ही है, वो है 2। ठीक है ना, इसमें जो है यही वाला विकल्प सही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया, आधार 15, तो आपको बताना है त्रिभुज की ऊंचाई। तो आइए इसको कर लेते हैं, बहुत आसान है, इसको करना बहुत आसान है। चलिए कोई भी बना लेते हैं, चलिए यही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लीजिए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और ये ऊंचाई आपको नहीं पता। ठीक, ऊंचाई नहीं पता, और यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या चीज़ है, आधार दिया गया 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल कितना है, 45 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 45 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, क्या हो जाएगा, 1/2, 15 ये हो जाता है, गुणे ऊंचाई बराबर 45। अब h बराबर कितना हो जाएगा, 2 से तिरछा गुणा कर देंगे, 2 इधर चला जाएगा, 45 गुणे 2, और ये 15 नीचे आ जाएगा। देखिए 2 इधर चला जाएगा और 15 बट्टे में आ जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 3 45, कितना आ जाएगा, h बराबर हो जाता है 3 दूनी 6। 3 का 2 से गुणा करना होगा ना, 6 सेंटीमीटर। यहाँ जो उत्तर आएगा इसका कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं कहाँ आ रहा है, 6 सेंटीमीटर किस विकल्प में है, तो 6 सेंटीमीटर दा वाला विकल्प देखिए बिल्कुल सही है। आप उसको नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए दो असमान परिमेय संख्याओं
के बीच परमेय संख्याएं होती हैं, तो हमने कहा अनंत। तो इसको आपको पहले भी बताया गया। आगे देखिए, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन, एक धनात्मक पूर्णांक उसके योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल गलत है। धनात्मक पूर्णांक है, उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋण में, नहीं, एक मिनट, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से सदा बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए धन 1 लिया गया, इसका योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1 होगा, तो हमेशा ये बड़ा ही तो होगा, चाहे जो लीजिए आप, चाहे जो लीजिए धनात्मक संख्या, उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋण में। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, उसका मान हमेशा धन वाले का ही तो बड़ा होता है। इस वजह से क्या होगा, ये पहला विकल्प सही होगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। जैसे ऋणात्मक है, मान लीजिए ऋण 6 लिया गया, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम धन 6 होगा, तो कहाँ ये बड़ा होगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, क्योंकि जो धन 6 है वो बड़ा होगा। ठीक, तो इस वजह से ये जो है आपका विकल्प नहीं सही हो सकता है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये भी गलत बात, क्योंकि शून्य पूर्णांक है। ऋण 17 ऋण 5 से बड़ा, बिल्कुल गलत बात। ऋण में जितनी संख्या बड़ी होगी उतनी ही छोटी मानी जाती है, इसमें यही वाला विकल्प सही होगा, आ वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखिए, 21 का अनुवर्ती 22 होगा, एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, और अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो उसके एक पहले वाला बताएंगे आप। ठीक, इसमें दिया गया है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। तो क्षेत्रफल जो दिया गया है, आयताकार मैदान है, इस वजह से इसको ध्यान रखेंगे आप कि क्षेत्रफल जो होगा आयताकार मैदान का लंबाई गुणे चौड़ाई है। पहले इसको लिख लेते हैं, 0.5 हेक्टेयर है, हेक्टेयर। अब देखिए क्या करना है, पहले तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर 125 इसकी क्या दी गई, एक भुजा दी गई, मतलब लंबाई। तो आप देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, इस वजह से यहाँ पर भी लगाया जाएगा 0.5 गुणे, इसको लिखेंगे 10,000, इसको लिखा जाएगा 10,000। ठीक, अब देखिए इसमें लंबाई आप 125 लिख दीजिए और चौड़ाई आपको पता नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये 5,000 आ जाएगा, 5,000 कुल मिला के इतना आप समझ जाइए, ये मीटर स्क्वायर अब बन गया। ठीक है ना, जब आपने इसको 10,000 से गुणा कर दिया तो हेक्टेयर जो है किस में बदल गया, मीटर स्क्वायर। और एक बात, जब क्षेत्रफल पता हो तो उसमें से लंबाई पता हो या चौड़ाई पता हो, दोनों में से कुछ भी एक पता हो, तो क्षेत्रफल को लंबाई या चौड़ाई किसी एक से जो भी दिया गया होगा उससे भाग कर दीजिएगा तो अगला पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए लंबाई पता है, ठीक, तो क्षेत्रफल को हम लंबाई से भाग कर देंगे, चौड़ाई पता चल जाएगा। और चाहे चौड़ाई दिया गया होगा तो भाग करेंगे तो लंबाई पता चल जाएगा। तो जो भी क्षेत्रफल होगा उसको क्या करेंगे, लंबाई या चौड़ाई में से कुछ भी जो दिया गया होगा उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे 125 से भाग किया जाएगा, यहाँ देखिए क्या आ जाता है, 125 से जब हम इसको भाग करते हैं तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50, तो ये 200 आ गया। और उसके बाद देखिए जैसे भाग किया जाता है वैसे आप चाहे कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 200 को हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ हमको क्या करना है, एक बार फिर से कर देते हैं, छोटा सा लिख दिए थे हम, उसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। जैसे ये कितना है, 5,000, ठीक, 5,000 को हम कितने से भाग करेंगे, 125 से। 25 25 पंचे 125 होता है, 25 दूना 50, यहाँ 200/5, और 200 को जब 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ठीक है ना, इसमें जो उत्तर आएगा कितना आ जाएगा, 40 मीटर आएगा, जो कि आपके सा वाले विकल्प में बिल्कुल सही होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए, 1 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर किसके बराबर होता है, तो 1,000, कहाँ गया, 1 घन मीटर है तो 1 घन मीटर जो होगा 1,000 लीटर के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। और कहीं आपसे बोला जाए कि 1,000 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको 1 लीटर के बराबर माना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें दा वाला विकल्प सही होगा, ये वाला आप लगा लीजिएगा। इसके बाद पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है, पूर्ण संख्याओं में योग का जो तत्समक अवयव होता है वो 0 होता है। किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे वही संख्या। और गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, योग का तत्समक अवयव पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, 0, और गुणा का तत्समक अवयव पूछेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 1। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर। इसमें क्या करना है आपको, ये 56, 70 और 84 का लासा बताना है, ठीक है ना, 56, 70 और 84 का लासा बताना है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, इसमें शायद 5 चौक 20, 5 8 40, 2 42, 420 आना चाहिए, यही वाला विकल्प होना चाहिए। एक बार आप क्या करिएगा, बा वाला सही होना चाहिए, चाहे आप इसको देख लीजिए। जैसे 7 8 56, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और 70 को लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 7, और
84 को क्या लिखा जा सकता है? 84 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3 और हो जाएगा 1284 होता है ना 7। ठीक, अब देखिए इनका अगर हम लासा निकालते हैं तो लासा कितना आ जाएगा? 2 देखिए सबसे ज़्यादा बार कितना है? 2 बार, 3 बार है। ठीक है, 2 लिख लिया हमने और उसके बाद 3 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया और 7 लिख लिया। ठीक, यही तो था, इसके अलावा तो कुछ बच नहीं रहा। यहाँ 3 है। ठीक है, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 5 40 7 21 4 कम 4 4 दूनी 840। इसमें जो सा वाला विकल्प है बिल्कुल सही होगा। इसको आप सा वाले विकल्प में सही का निशान लगाएंगे। अभी हम 420 लगा दिए होते तो गलत हो जाता। ठीक, यहाँ देखिए आप अपने तरीके से भी लासा जैसे मर्जी आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ थोड़ा सा हम अब जो हल करेंगे इधर करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए 2.8x दिया गया, इसमें x की वैल्यू बतानी है क्योंकि हल करने का मतलब क्या हुआ, जो चर पद होता है उसका मान ज्ञात करना। ठीक, बराबर 5.4 और धन x क्या होगा, यहाँ पर 2.8 यक्स में से 1 यक्स घटेगा बराबर 5.4 और 2.8 में से 1 यक्स चला जाएगा तो 1.8 यक्स बराबर हो जाएगा 5.4। ये हो जाता है 5.4 बटे 1.8 तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 18 3 54। यहाँ 3 आ जाता है। जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, क्योंकि देखिए दोनों पे दशमलव सेम स्थान पर है, एक पहले स्थान पर, तो यहाँ दशमलव हट जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 18 3 54, इसमें सही उत्तर आ जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 400√3 दिया गया। इसका परिमाप बताना है, तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, √3/4 भुजा की घात 2। √3/4 क्या होता है, भुजा की घात 2 बराबर कितना लिखना है 400√3। √3 से √3 तो वैसे ही कट जाएगा। अब भुजा की घात 2, ध्यान दीजिएगा, भुजा की घात 2 बराबर यहाँ जो ये 4 नीचे दिख रहा है ये 4 उधर चला जाएगा तो 4 × 400 कितना आ जाएगा 1600। भुजा की घात 2 बराबर कितना आ जाता है 1600। अब 1600 अगर भुजा घात 2 है तो भुजा बराबर कितना होगा, भुजा का मान जो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या बताना है, इसका परिमाप बताना है। तो भुजा × 3 जैसे पीछे बताया गया था, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप बराबर हो जाता है 40 × 3 मतलब भुजा × 3। ये समबाहु त्रिभुज के लिए ही लगेगा और कहीं नहीं। तो कितना आ जाएगा 4 3 12 120 सेंटीमीटर। अरे 40 40 40 तीनों भुजाएं रहेंगी, अभी आपको बताया गया ना, तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए 40 40 40 कितना आ जाएगा 120, जो कि बा वाले विकल्प में सही है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न में क्या करना है। अगला प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है इसको नोट कर सकते हैं, मिटा दे रहे हैं हम, आप रोक करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है x² - 2x और +9y², x² - 2x y और +9y²। इसमें इसको जोड़ना है x² + 2xy और प्लस -8y²। तो आपको क्या करना है, आपको जोड़ने में देखिए ये धन है ऋण है कट जाएगा और x² चिन्ह तो बदलता नहीं है जोड़ने में, तो ये कितना हो जाएगा 2x की घात 2 हो जाएगा और यहाँ देखिए धन y की घात 2। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बा वाला होगा। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में लासा निकालना है, तो इसका लासा आप निकाल लीजिएगा। इसका लासा जो भी आएगा उसको आप स्वयं से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें शायद 910 आएगा, इसमें जो होगा 910 ही आएगा। इसको आप जान लीजिए, बाकी तो जितने भी बताए गए ऊपर लासा उसके आप निकालेंगे तब भी आपका 910 ही आएगा। ठीक है ना, इसको आप स्वयं से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ठीक है 910 आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, अरे निकाल लीजिएगा एक बार, वैसे तो 910 ही आएगा। दो असमान परमेय संख्याओं के बीच में बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत आएगा इसका उत्तर। इसके बाद देखिए इसका मान, ये वितरण विधि आपको पढ़ाया गया है, हमने बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक में दूंगा, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं। तो कितना होगा 3 × 7 और धन 2 × 7। इसमें कौन सा सही होगा 3 × 7 2 × 7, ये बा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए इसमें आपको 39 वाले में क्या करना है, गुणा निकालना है। x ऋण 7 × x धन 9, x ऋण 7 को गुणा करना है x धन
9 से। ठीक, ये काम मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। इसका गुणा निकालना है तो कैसे करेंगे, x को x से गुणा करेंगे, x की घात 2 आ जाएगा, और धन x का 9 से करेंगे 9x आ जाएगा। इसके बाद ऋण 7x होगा, इसके बाद फिर ऋण 7 9 63, x की घात 2, 9x में से 7x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा, ऋण 63। इसमें जो सही उत्तर होगा कितना होगा, x स्क्वायर धन 2x ऋण 63। ये हिस्सा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई वाला फिर से आ गया, जो कि आपके सामने अभी हमने एक क्वेश्चन करवा रखा है, इसको देख लीजिए फिर से। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है इसकी ऊंचाई इस बार दी गई है। इसके पहले क्या दिया गया था, आधार दिया गया था, इस ऊंचाई बताना था। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और आधार मान लीजिए बेस लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए आपको यही बताना है, तो क्षेत्रफल भी तो दिया गया है, तो क्या किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। जब इन दोनों में से कोई एक चीज़ पता रहेगा तो क्या करिएगा, जो क्षेत्रफल रहेगा 2 से गुणा करके इससे भाग कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना होगा, ये दिया गया है आपका 48 सेंटीमीटर की घात 2। तो क्या करेंगे आप, 1/2 आधार बेस ऊंचाई हाइट कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से तिरछा गुणा होगा, और यहाँ पर आपको बी नहीं पता है, तो क्या करेंगे आप, बी नहीं पता मतलब बेस नहीं पता, ठीक, जिसे आधार कहा जाता है। तो बेस आप नहीं पता है तो ना लिखिए, बराबर 48 यही बनेगा। अब थोड़ा सा आप इसको यहाँ देखिए, इसको हम हल करने चल रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, चाहे यहीं काट लीजिए चाहे उस तरफ ले जाकर काटिए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा के रूप में उधर आएगा बटे के रूप में, तो बी बराबर कितना हो जाता है, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। बेस जो होगा इसमें कितना आ जाएगा, बहुत छोटे क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके अति लघु में पूछे जाएंगे। तो 12 सेंटीमीटर किस में आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आपका आ वाला विकल्प दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए, ऋण 4/9 से छोटी परमेय संख्या, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऋण 4/9 है, ये दोनों तो विकल्प बिल्कुल नहीं सही होंगे क्योंकि दोनों धन में दिए गए हैं, तो ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी होती है। अब आपको बताना है कि इससे छोटी जो दिया गया है, तो देखिए ये ऋण 1/9 है तो इससे बड़ी संख्या है, हमको इससे छोटी बताना है, तो ये वाला सही होगा बिल्कुल, ठीक है ना। ऋण 7/9 जो है वो उससे छोटी संख्या है, ठीक। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ 16 32 64 का लासा एकदम आसान है, ये तो 64 ही होगा, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 64 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी बताया गया, 1.5y ऋण 7 बराबर कितना हो जाएगा, 0.5y। अब 1.5y ऋण 0.5y हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर कितना होगा, 7। दशमलव यहाँ लगाया जा रहा है, दशमलव नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 चाहे लिखिए या ना लिखिए, बराबर ये कितना होगा, 7 होगा। इसमें कौन सा विकल्प सही है, यही वाला सही है, ठीक। इसके बाद देखेंगे आप इसका हल तो शून्य आएगा। चलिए इसको करके दिखा देते हैं, यहाँ इसको नोट नहीं कर रहे हैं, इसके आगे का काम कर रहे हैं। जैसे देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, YZ और XY, ध्यान दीजिए आप, इसका इससे गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, YZ और XY, और धन लगा दीजिए। आगे अब इनका गुणा करिए दोनों में, ZX ZY, और आगे वाला जो बचा हुआ है उसका गुणा कर लीजिए। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा धन XY और ऋण XZ या ZX, XZ या ZX मतलब सेम होगा, यहाँ XZ, ठीक। अब देखिए XZ प्लस में माइनस में, XY प्लस में माइनस में, ZY प्लस में माइनस में, तो शून्य आ जाएगा। इसका उत्तर दा वाला जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र हमने बताया, तरीका बताया, क्या करना है, 15 को 2, इसको जो क्षेत्रफल होगा 2 से गुणा कर दीजिएगा, और जो भी दिया गया होगा उससे भाग कर दीजिए। तो देखिए 15 3 45, 3 दूनी 6, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी पीछे भी बताया गया वैसे, लेकिन वहाँ हमने हल करके बता दिया ताकि बहुविकल्पीय प्रश्नों अति लघु में भी आपको दिक्कत ना हो। तो क्या करना है, क्षेत्रफल को 2 से गुणा करके आधार या ऊंचाई जो भी दी गई होगी उससे भाग करेंगे तो दूसरा हिस्सा मिल जाएगा, ठीक। इसमें देखिए परिमेय संख्या कौन सी है, इसमें परिमेय संख्या सिर्फ √4 है, बाकी अपरिमेय, इसका भी नहीं निकाल सकते हैं आप, इसका भी और इसका भी, ठीक। तो इसमें आ वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। 2 का स्थानीय मान इसमें पूछा है, 2 का स्थानीय मान 0.02 आ जाएगा, क्यों,
क्योंकि इसको देख लीजिए आप 33.0328 दिया गया, तो इसमें इसका नहीं, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, 328 जीरो दशमलव, यहाँ दशमलव लगाइए, दशमलव के बाद चौथे स्थान पर दूसरे स्थान पर जीरो लगा के 2 लिख लीजिए। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? सा वाला। ठीक, इसके बाद देखिए आप अगला प्रश्न जो यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है 2 की घात x धन 1 बराबर 16 है, तो 2 की घात x धन 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 की घात 4। तो x धन 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4, और x बराबर कितना आ जाएगा? 4 ऋण 1, x बराबर कितना आ जाएगा? 3। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तीसरा वाला, सॉरी बा वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग इसको हल करने वाले हैं 49 वाला। 49 वाले में आपने भाग जोग वाला नियम जो पढ़ा होगा वो नियम लगाना है। यहाँ पर 49 वाला प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है, यहाँ क्या करना है? यहाँ आपके सामने दिया गया 1/8 और -3/8 प्लस 2/8 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/2। ठीक, देखिए अब यहाँ इनको हल करते हैं, तो इनको हल करने के लिए क्या करना होगा? जैसे भाग योग में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये बोर्ड मास लगाया जाता है ना, इसमें ऑफ का मतलब का होता है। ठीक है ना, तो डिवाइड के पहले इसको कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ इसको अगर पहले करना है तो का मतलब यहाँ गुणा के रूप में ले लिया जाता है। एक काम और कर सकते हैं, जैसे जल्दी करना होता है, तो देखिए इन सब का इससे कोई संबंध नहीं, इस वजह से आप पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना हो जाएगा? -2/8 आ जाएगा। उसका रीजन क्या है? इसको मत करिए, क्योंकि इसके साथ में भाग के रूप में है। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि अभी आप इसको करें तो कोई बात नहीं, मैं इसको नहीं लिखता हूँ। जैसे आप जब इसके कई क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, लेकिन चलिए ठीक है, मैं नहीं करता हूँ। यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1/4। उसका रीजन क्या है? इसका गुणा हो जाता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे का लगा हुआ है, और का वाले में पहले आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, का के और भी अर्थ निकलने लग जाते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, अब आप अगर इसको करते हैं 2/8 को गुणा है, तो इधर भाग के रूप में 1/4 चेंज करेंगे आप, तो चेंज किया जाएगा, तो जो गुणा में होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ भाग में है, गुणा में किया गया तो 4/1 हो जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इस 2 से इस 2 को काट दिया जाएगा, तो यहाँ देखेंगे आप ऋण 2/8 और धन 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए 2 से 2 कटा, यहाँ कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। देखिए इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, आपको अगर दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा और साइड कर लेता हूँ ये। ठीक, अब देखिए यहाँ दिख रहा होगा, जैसे 1/8 में से 3/8 जाएगा, ऋण 2/8 बचेगा। और यहाँ देखिए ये कट चुका, क्योंकि 4 दूनी 8 किया गया। अब 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा। 1 ऊपर सब जगह 1 1 बच रहा है, तो गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ऋण 2, और यहाँ देखिए 8 एकम 8/8 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6/8, और 6/8 का मतलब हो जाता है 3/4। इसमें जो सही उत्तर होगा वो 3/4 होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, 3/4 कहीं है, 3/4, 6/8, 6/8 कहीं गलती तो नहीं है ये, इसमें एक आ जाएगा 2 यहाँ ऋण 3 है ना, ऋण 2/8 ये हो गया। इधर कितना बचेगा? इधर 1 ही बचेगा। 8 एकम 8, 8 में से 2 चला जाएगा 6। कुछ गलत तो नोट नहीं हुआ है? 1 मिनट, गलती हो गई, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं। यहाँ 4 दिया गया, हमने यहाँ 2 लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया? 4 दिया गया। ठीक, तो इसको सुधार लिया जाए, जो भी गलती हुई है उसको सुधार लिया जाए। यहाँ पर इसी में सुधार करना है। चलिए फिर से कर देते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? 2 के बजाय यहाँ पर क्या है? 4 है। ठीक, देखिए क्या होगा, चलिए इसको इसी वक्त कर लेते हैं, कम समय बचाने के लिए। -2/8, देखिए आपको आइडिया लगना चाहिए कि कब क्या करना है। ठीक, यहाँ देखिए प्लस, ये 2/8 है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, हमने कहा था जो काम वही काम कर लीजिए। क्या करेंगे? इसको 1/8, क्योंकि देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे। ठीक, अब देखिए आगे का काम क्या होगा? -2/8 हम इसको लिख लेते हैं, और प्लस देखिए 2/8 इसको लिखिए, इंटू डिवाइड के रूप में है, मल्टीप्लाई में करेंगे उल्टा हो जाता है, 8 से 8 कट जाएगा, इस बार यहाँ पर 2 बच जाएगा। ऋण 2/8 है और धन 2, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 में से 2 चला जाएगा, ऋण 2, और ये धन 16/8, कितना बचेगा? 14/8। 2 से काट देते, 2 7 14, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा? 7/4।
4। इसमें जो उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा 7/4। अब देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। 7/4 ये सा वाला दिख रहा है। तो ये प्रश्न गलत उतारने की वजह से गलती हुई थी। यहाँ देखिए आपके सामने फिर से वैसा क्वेश्चन आया जो त्रिभुज वाले में था कि 3 भुजाएं दी गई, इसमें कौन सा त्रिभुज होगा। तो इसमें त्रिभुज संभव इसमें भी नहीं है, क्योंकि देखिए 2 धन 3 करेंगे 5 के बराबर होगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यहाँ दोनों बराबर आ जा रहा है। देखिए 2 धन 3 करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 ये तीसरी भुजा के बराबर है ना, तो बराबर नहीं, इससे बड़ा आना चाहिए था इसको, इस वजह से संभव नहीं है। अब आगे देखिए, यदि संख्या दी यदि कोई संख्या या दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित कर दे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है यहाँ पर, जैसे कोई संख्या दी गई हो, अब 2 या 2 से अधिक व्यंजक दिए गए हों, उन सबको विभाजित कर दे। ठीक है, तो उनका क्या कहा जाता है आपको बताना है। देखिए आपने पढ़ा होगा मासा में क्या पढ़ा गया था, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक होता है मैक्सिमम वो नंबर जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए वही चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर, समापवर्तक, जैसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो होगा समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, तो इसमें यही चीज़ सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका लासा निकालना है। तो लासा क्या हो जाएगा, 9, 12, 18 का लासा जो होता है वो आ जाता है यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 दूना 36। इसमें क्या होगा, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें जो सही उत्तर है वो ये होगा 18 दूना 36। ठीक है, कुल मिला के इसका निकाल लेंगे तो यही होगा 36 होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 के अपवर्त बताने हैं आपको, 9 के अपवर्त। तो 9 के अपवर्त कौन से हैं वो आप बता दीजिए जल्दी से। अपवर्त में आ जाएंगे आपके 9, 18, 27, 36 और कोई तो नहीं होगा, यही वाला होगा, क्योंकि 9 के अपवर्त का मतलब क्या हो गया, उसके मल्टीपल, जैसे 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 25 45, गुणा करने पर 9 आना चाहिए। 9 मतलब 9 का गुणा करते चले जाइए जो भी संख्या मिले। अब यहाँ पर देखिए 3 तो नहीं मिलने वाला, 1 तो नहीं मिलने वाला, 1 नहीं मिलने वाला। ठीक, सीधी बात यह है कि इसमें आ वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर विकल्पों में से बताना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इसके बाद 1 क्या है, 1 ना ही भाज्य है, ना ही अभाज्य है, ना ही भाज्य है, ना ही अभाज्य है, ये सा वाला विकल्प सही होगा। ये विषम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद देखिए 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर, जैसे 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर 1 होता है, मतलब जैसे 2 क्रमागत पूर्णांक लेंगे उसमें कितने का अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या होता है, वही संख्या मिल जाती है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें प्राकृतिक संख्या कौन है, 5 है, और सब तो नहीं है ना, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये जो है परिमेय संख्या ये भी है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बताया गया, सब विधिवत ढंग से पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। यहाँ देखिए ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन था, यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक -5 होगा। यहाँ पर देखिए क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 1/0, जिसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा कर दीजिए तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो अनंत आ जाएगा, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ऋण 1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो हमने बताया कोई भी 2 संख्या होगी उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसके बाद देखिए जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, समानुपात कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए समानुपात के क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला गया, इसमें 20 और 90 क्या होंगे, बाह्य पद, और 30 और 60 अंतःपद होते हैं। तो यहाँ देखिए 20 और 60 मध्य पद, बिल्कुल गलत बात है। 20 और 30 गलत बात, 30 और 90 गलत बात, 30 और 60 मध्य पद हैं, बिल्कुल सही बात। तो ये दा वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर समानुपात में नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर गुणा बराबर बाहर बाहर गुणा होना चाहिए था। तो 75 का 5 से गुणा कर दीजिए, मतलब इनका इनसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 25, 5 7 35, 2 37, बीच वाले गुणा करेंगे तो 37,500, मतलब इनका गुणा 37,500 आएगा, जबकि इनका कितना आ जाएगा, इनका 25,000 आ जाएगा। दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या दिया गया, यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों का गुणनफल के बराबर नहीं है, तो यही वाला विकल्प सही होगा। इसी वजह से समानुपात में नहीं कहे जाते हैं, नहीं होंगे।
यहाँ देखिए इनका क्या करना है, मध्यानुपात निकालना है। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 54। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, √6। चाहे आप इसका देखिए 6 × 6 × 9, 6×9 = 54 होता है ना। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ×3 = 18। इसमें उत्तर कौन सा होगा, 18 आ जाएगा। ये सूत्र होता है, इसी तरीके से इसको किया जाता है। मतलब इसका गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इनका 6 और 54 का गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिए बस, ठीक। तो यहाँ देखिए 5:5 बराबर x/45 दिया गया, तो इसमें 45 ही होगा क्योंकि अनुपात बराबर होता है, आपको बताया गया। तो 5 × 45 बराबर x/5 लिख करके भी हल करा जा सकता है। करके बता देते हैं आपको कैसे किया जाएगा। जैसे बाहर गुणा, जैसे 5:5 समानुपात x/45। तो बाहर अंदर गुणा, 5 × x बराबर 5 × क्या दिया गया, 45। 5 × 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 45/5। 5 से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 ही तो आएगा। यहाँ तृतीय अनुपाती बताना है। अगला प्रश्न देखिए, ये 3 तरह के ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो 16 दिया गया है और 16, 40 और तीसरा वाला आप x मान लीजिए। तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो 16 × x बराबर हो जाता है 40⁻²। यही सूत्र होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40⁻², मतलब 4×4 = 1600/16। कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाता है 100। इसमें जो विकल्प होगा ये हिस्सा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है। आपको इसमें से बताना है, देख लीजिए। जैसे इसमें जो पहले ऑप्शन दिए हैं उनको समझा जाए। यहाँ दिया गया है सजातीय, विजातीय, इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बात की गई है सजातीय विजातीय के बारे में जान लेते हैं। अगर देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि सजातीय विजातीय का अर्थ अलग होता है, यहाँ के लिए हमको इतना ध्यान देना है। जैसे इसके साथ में x है, इसके साथ में y। जैसे आप अगर आप पढ़ते हैं, पहले चैप्टर की शुरुआत किए थे आप, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सजातीय विजातीय को एक अलग तरीके से बताया गया। लेकिन यहाँ के लिए क्या होगा, जैसे x² यहाँ पर है, यहाँ y है, तो 2 अलग अलग पदों के, यहाँ पर 2 अलग अलग चर वाले पद हैं यहाँ पर। इस वजह से इनको विजातीय के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें जो सही उत्तर है वो सेकंड वाला होगा। बाकी इसमें अगर आप देखिए, जैसे सेम टाइप क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन यहाँ देखिए 9y² + 4y + 8 है। देखिए दोनों में y है, तो इसको आप सजातीय के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या होता है, सजातीय विजातीय का एक अर्थ अलग निकलेगा, वो आप अलग जगह पढ़ेंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन भी वहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर इस वजह से बोला गया क्योंकि सेम वेरिएबल है, यहाँ पर एक ही चर है दोनों में, यहाँ पर अलग अलग चर हैं, ठीक है, इस वजह से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया गया समीकरण में पक्ष होते हैं। तो यहाँ समीकरण जो आप पढ़ते हैं, समीकरण आपकी शुरुआत में ये, तो 2 पक्ष होते हैं इसमें। जैसे आप देखते हैं दायां पक्ष और बायां पक्ष, LHS RHS। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण लिखा होता है 2x + 3 = 5y, ऐसे लिखा गया, 4y लिखा गया, कुछ भी लिखा गया, तो क्या होता है, दोनों तरफ आप देखेंगे अलग अलग, जैसे इसको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड, LHS RHS बोलते हैं, वो चीज़ है। इसके बाद देखिए इसमें जो विकल्प है कुल मिला के कौन सा सही होगा, बा वाला होगा। इसके बाद देखते हैं यह 3x² + 5x - 2, इसमें आपको बताना है कौन सा व्यंजक है या कौन सा समीकरण है। तो यहाँ द्विघात समीकरण, जो सबसे बड़ी घात दिख रही है, यहाँ पर 2 दिख रही है, तो आप पढ़ेंगे तो जिसमें जैसे यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो जो सबसे बड़ी घात मानी जाती है वो ही समीकरण की घात मानी जाती है। जैसे यहाँ आप देखिए, आपके सामने जो ये समीकरण दिया गया, x की घात कितनी दिख रही है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होगी वही बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो x की घात आपको 2 दिखेगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको द्विघात समीकरण कहा जाएगा। अगर एक घात का समीकरण होता है तो उसको क्या कहते हैं, घात 2 रहेगा द्विघात समीकरण, एक घात का होगा सरल समीकरण बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर x + 1 का होल क्यूब है = 0 है। यहाँ बताना है व्यंजक कैसा समीकरण है। जब आप a + b के होल क्यूब पे इसको खोलते हैं तो आपको मिलेगा x³ के फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि देखिए क्या मिलता है, x³ + 1 और क्या होगा, जैसे a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab होता है, और ब्रैकेट में a + b होता है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। जो सबसे बड़ी घात है वही माना जाएगा यहाँ पर। जैसे घात सबसे बड़ी 3 मानी गई है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाएगा, त्रिघात समीकरण बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, त्रिभुज के क्षेत्रफल
को ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा होता है? तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आपने पढ़ा हुआ है, यही सही होगा। इसके अलावा देखेंगे और भी प्रश्न जो कि बचे हुए हैं। यहाँ देखिए इसमें दिया गया यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताया गया कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर मतलब भुजा की घात 2। तो आप क्या करिएगा, भुजा की जगह पे कितना रखेंगे? यहाँ भुजा की जगह पे आप रखेंगे 10 और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर, अगर भुजा के लिए सामने दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब जो आ जाएगा यहाँ आएगा सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, अगर मीटर में होता तो मीटर में। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है ना कि मात्रक से ही विकल्प में अंतर आ जाता है, जैसे कहीं सेंटीमीटर दिया कहीं मीटर दे दिया गया और आप उसी में गलती कर दिए, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या है, सेंटीमीटर की घात 2 है। तो यहाँ देखिए 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा और आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, यही सही होगा। सेंटीमीटर घात 2 मतलब वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। और क्या चीज़ है, यहाँ बोला गया एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्ताकार मैदान है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। तो यहाँ 22/7 रख लीजिए और 7 × 7 रख लीजिए, क्या होगा 7 से 7 कट जाएगा। और जो त्रिज्या दी गई जैसे मीटर में दी गई तो यहाँ उत्तर जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, तो देखिए 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 15 मतलब मीटर स्क्वायर 154 मीटर स्क्वायर, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। इसी सूत्र पे रखकर हल कर लेंगे। यहाँ देखिए घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजक घात 3, तो ये ए वाला सही होगा। इसके बाद देखिए आयत के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण उसका कैसा होता है? 90 अंश का होता है। आप आयत अगर देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो मैं बता देता हूँ। ये है आयत का जो है जो आपको दिख रहा है, ये आयत का चित्र है। इसमें आमने सामने भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो दिया गया था क्वेश्चन आपके सामने वो क्या दिया गया है यहाँ देखेंगे। यहाँ दिया गया है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है समकोण। ठीक है, मतलब हर एक कोण समकोण होता है। यहाँ देखिए आपसे बोला गया है कि अगले प्रश्न में वर्ग 10 से 20 वाले में उच्च सीमा क्या है? तो इसमें उच्च सीमा 20 माना जाएगा, जो कि बा वाले विकल्प में है। उच्च सीमा 20 और निम्न सीमा 10। अगर निम्न सीमा पूछा गया होता तो 10। इसके बाद देखिए 30 और 40 का मध्य बिंदु 30 धन 40/2, यही कर लीजिएगा। मध्य बिंदु निकालना है। आगे भी ऐसा क्वेश्चन किया गया था, 35 आ जाएगा, क्योंकि 30 और 40 जोड़ेंगे 70, 70 का आधा कितना होता है? 35। ये वाला आपका सही विकल्प होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। तो यहाँ आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, वर्ग अंतराल के, वर्ग चिन्ह के, वर्ग की बारंबारता के और वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सा वाला होगा, वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। अगला देखेंगे आप, संचयी बारंबारता मतलब ये है कि जैसे देखिए सीधी बात यह, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? जितने ज़्यादा वर्ग होंगे उतना जो है क्षेत्रफल होगा, इसी आधार पे उसको माना जाता है। यहाँ देखिए आप, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? तोरण कहा जाता है, जिसको ओगिव लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है समान संगत कोण, समान भुजाएं और समान क्षेत्रफल। ये आपका यही विकल्प सही होगा, दा वाला। तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, जबकि समरूप में क्या होता है? समरूप में सबको समान नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? कोण समान होते हैं और भुजाएं क्या होती हैं? यहाँ पर देखिए समान कोणिक 2 सरल रेखीय आकृति जिसमें संगत भुजाएं समानुपाती हों क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर सर्वांग नहीं कहा जाएगा, अध्यारोपण नहीं कहा जाएगा, और इसमें समरूप जो होगा वो सही उत्तर होगा, ये आपका सा वाला। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तब हम जो है इसमें अति लघु के जो प्रश्न हैं उनको भी करवा देंगे और फिर लघु वाले भी पूरी तरह से करवा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। बाद में मैराथन क्लास चलाई जाएगी। पिछली बार की क्लास आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है, तो इस बार भी हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन ही लाएंगे जो एग्जाम में पूरी तरह से निश्चित हो कि यही पूछे जाएंगे। धन्यवाद।